दीदी का चेहरा एकदम तन गया। बड़ी ही रूखी आवाज में उन्होंने कहा, यस सुनता हियर। उस तरफ से क्या बात हुई पता नहीं। दीदी ने तल्ख अंदाज में कहा, मतलब हमारे पिता भी मौजूद हैं। दिस इज न्यूज़ फॉर अस। मेरी माँ ने तो अरसे पहले अपने सारे सौभाग्य अलंकार उतार दिए हैं। हमारे लिए तो पिता का अस्तित्व कब से शेष हो गया है। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और दीदी ने रिसीवर पटक दिया। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से देखा। श्रीमान को कैंसर हो गया है, सीरियस ऑफ लिवर। इसलिए बीवी की याद आ गई है, क्योंकि बीमारी में सेवा भी चाहिए और पैसा भी। वह जो एक और थी, वह कहाँ गई? एक होती तो रुकती, यहाँ तो अनेक थी। डूबते जहाज पर कौन ठहरता है? मम्मी को बताओगी? बताना तो पड़ेगा, पर एक बात तय है, अगर वे उस आदमी के पास दोबारा गईं तो हम दोनों उससे कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन दोबारा फ़ोन आया तो मम्मी क्या मना कर पाएंगी? यू आर राइट, मम्मी में वो गट्स नहीं है और वे लोग उनको इमोशनली ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे। एक काम करते हैं, मैं उन्हें साल 6 महीने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। मामा की भी अभी खबर लेती हूँ। यहाँ का नंबर उन्होंने ही दिया होगा। यहाँ से जाकर पहला काम यही करूँगी कि वहाँ नया नंबर ले लूँगी और वह सिर्फ तुम्हारे पास होगा। नहीं तो वे लोग मम्मी को वहाँ भी चैन से नहीं रहने देंगे। इसके बाद दीदी ने सांस नहीं ली। दौड़ धूप करके मम्मी का साल भर का वीज़ा बनवाया। वह तो मम्मी से कह रही थी कि नौकरी छोड़ दूँ, पर मम्मी नहीं मानी। लंबी छुट्टी ले ली। पिछले साल 1 महीने के लिए आई थी। वीज़ा की अवधि बढ़ाकर फिर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ। 8वें दिन फ़ोन पर बात होती है, फिर भी दूरी का एहसास नहीं जाता। 3 लोगों की हमारी छोटी सी दुनिया थी। वे दोनों तो अब भी साथ हैं, मैं ही अलग पड़ गई हूँ। मम्मी से शिकायत करती हूँ तो वे हंस देती हैं। पगली, तुम्हें अब हमारी ज़रूरत क्या है? तुम्हारी तो अब अलग दुनिया है। तुम्हें तो अब हमारी याद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी कहीं होता है? आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे के करीब उन्हीं गोविंद चाचा का फिर फ़ोन आया था। इस बार सीधे मेरे पास ही आया था। मम्मी दीदी के पास थी और दीदी का नया पता और नया नंबर सिर्फ मुझे मालूम था। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने मामा से बात की होगी, वहीं से मेरा पता और नंबर लिया होगा। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ, पहचान रही हो ना? जी, एक खबर देनी थी। कहिए। तुम्हारे पिता नहीं रहे। चाहती तो दीदी वाला जुमला फिर से उछाल देती, पर इच्छा ही नहीं हुई। इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मन नहीं हुआ। निम्मी, सुन रही हो ना? जी। तुम्हारी मम्मी को खबर करनी थी। तुम्हारे मामा जी के पास सुमी का नंबर नहीं था। भाभी शायद वही हैं। मैं खबर कर दूंगी। हफ्ते 6 दिन में दीदी फ़ोन कर ही लेती हैं, तब बता दूंगी। मुझे नंबर दे देती तो। ऐसे भी क्या जल्दी है? 2 दिन बाद ही पता लगेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप तो जानते हैं, बरसों पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया था। खैर, मैं तो अपना फ़र्ज अदा करना चाहता था, आगे तुम्हारी मर्जी। वे रिसीवर रखने को ही थे कि मैंने तपाक से कहा, आपका फ़र्ज क्या यहीं तक सीमित था? मतलब? जिस तत्परता से आपने अपने भाई की बीमारी और अब मृत्यु की खबर पहुंचाई है, उसी तत्परता से कभी हमारी भी खोज खबर ली होती। आपके खानदान की बेटियां थी हम। कभी पता तो लगाया होता कि हम कैसी हैं, कहाँ हैं, पढ़ लिख रही हैं या मामा के घर में खट रही हैं, शादी हो गई है या कुंवारी बैठी हैं। आप चाचा होते हैं ना हमारे, फिर कभी तो हमारा ख्याल किया होता। सिर्फ ख्याल करने से क्या होता है? कोई संपर्क सूत्र हो तो। और फिर जिसके दम पर ये सारे रिश्ते थे, जब उसी से किनारा कर लिया गया तो हम तो पराए ही थे। एग्जैक्टली। और अब तो वह महीन सा रिश्ता भी खत्म हो गया, इसीलिए गुड बाय। मैंने रिसीवर इतनी जोर से पटका कि उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे मन में कितना आक्रोश है। गुस्से से मेरे आंसू निकल आए थे। जिंदगी भर तो कभी सूद नहीं ली कि हम लोग जीती हैं या मरती हैं, और अब 13वीं का निमंत्रण भेज रहे हैं।
गुस्सा सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं था, अपने आप पर भी था। उनसे इतनी बात करने की ज़रूरत ही क्या थी? दीदी ने कितनी ग्रेसफुली उन्हें एक ही बार में निपटा दिया था। मुझ बेवकूफ़ को अपनी भड़ास निकालने का यही मौका था। मेरे आक्रोश के पीछे झांकता मेरा उदास एकाकी निरानंद अभावग्रस्त बचपन उन्होंने जरूर देख लिया होगा। अपने दुखों को इस तरह विज्ञापित करने की क्या जरूरत थी? या तो एक तरह से मैंने मम्मी का ही अपमान कर दिया, उनकी नारी तपस्या पर पानी फेर दिया। पता नहीं कितनी देर तक मैं अपने को कोसती रही, हिलक हिलक कर रोती रही। शाम को रोज की तरह मुंह हाथ धोकर मैंने कपड़े बदल लिए थे, फिर भी इन्होंने आते ही मेरी चूड़ी पकड़ ली। क्या बात है, लगता है दिन भर रोती रही हो। मैं एकदम फट पड़ी। तुम सीआईडी में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? बेकार दफ्तर की फाइलों में अपनी प्रतिभा जाया करते हो। थैंक फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मैडम, पर आपका चेहरा इतना पारदर्शी है कि कोई अंधा भी उसे पढ़ सकता है। मैं तो फिर भी दो आंखें रखता हूँ। किचन में एक गिलास भी टूट जाता है तो मुझे पता चल जाता है। टेलर अगर तुम्हारा ब्लाउज बिगाड़ देता है तो मैं जान जाता हूँ। आज तो सचमुच कोई गंभीर बात हुई है, क्योंकि तुम दिन भर रोती रही हो। ठीक कह रहा हूँ ना? इस कहानी का बाकी का भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।